ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अब इस वीडियो में हम स्मॉल पॉक्स वायरस हम करेंगे जो कि है पॉक्स वायरस फैमिली से, ठीक है। सेकंड फैमिली ऑफ दिस चैप्टर। पहले हमने हर्पीज वायरस की पूरी फैमिली पढ़ी है, अब हम पॉक्स वायरस फैमिली पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं जो कि चैप्टर के स्टार्ट में हमने डिस्कस की थी। वो दोबारा इस टेबल पे हम आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब इस टेबल में क्या कहता है वो पॉक्स वायरस के बारे में। फैमिली इज द पॉक्स वायरस। जीनोम इसके जो है बच्चे डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए है। इसका भी लीनियर था, इसका भी लीनियर है। डीएनए पॉलीमरेज दोनों के पास नहीं था, आरएनए पॉलीमरेज इसके पास है। और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज? वो ये कि याद रखना, जिस वायरस के पास अपना आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, वो रेप्लिकेशन कर सकता है। तो ये रेप्लिकेशन कर सकता है खुद ब खुद, विदाउट होस्ट सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचते से की जरूरत नहीं पड़ती। इनको जो है वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर घुसने की जरूरत पड़ती है, फिर जाके भी रेप्लिकेशन कर सकते हैं। इसको नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए ये खुद ब खुद रेप्लिकेशन कर सकता है क्योंकि इसके पास आरएनए पॉलीमरेज पड़ा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियोकैप्सिड इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इनका आइकोसाहेड्रल है। इन्वेलप इसके पास है, इसके पास भी था। हर्पीज वायरस के पास भी फैमिली इन्वेलप था, इसके पास भी इन्वेलप वायरस था, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो टिपिकल जो स्किन लीजन इसने करनी है वो पस्ट्यूल्स बनाने हैं, ठीक है। स्मॉल पॉक्स ने क्या बनाने हैं? पस्ट्यूल्स बनाने हैं। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं कि ये पॉक्स वायरस है क्या आखिर। सबसे पहले बात करूँ पॉक्स वायरस फैमिली की। इसके 3 मेंबर्स हैं इस पूरी फैमिली के। जिस तरह हमने पहले एक फैमिली पढ़ी उसके 6-7 मेंबर्स थे, इसके सिर्फ 3 है। एक है स्मॉल पॉक्स, दूसरा है वैक्सीनिया वायरस, तीसरा है मोलुस्कम कॉन्टेजियस वायरस, ठीक है। इन दोनों को हमने पढ़ना ही नहीं है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन कि एमसीक्यूज भी इनमें से नहीं आ सकता। जो इम्पोर्टेंट है दैट इज अ स्मॉल पॉक्स। अगर तो एग्जामिनर का सर फिरा हुआ होगा तो इसको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बना के आपको दे सकता है स्मॉल पॉक्स वायरस को, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन नहीं है कि उसको बहुत अच्छे से याद किया जाए, लेकिन आपने करना है, छोड़ना तो नहीं है। तो ये एज अ एमसीक्यूज के हवाले से तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यूक्यू भी आ सकता है अगर वो देना चाहे तो, लेकिन पास्ट पेपर देखेंगे इतना नहीं आया वो पेपर्स में, ठीक है। तो आपने इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना, ज़्यादा इसको मेहनत नहीं करनी इसके ऊपर। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट वो सारी आपको इस वीडियो में बता दूंगा, वही आप अपनी बुक पे हाईलाइट कर लें, वही पढ़ लें। यूक्यू भी अटेम्प्ट हो जाएगा, डायग्नोसिस भी पिक हो जाएगा और एमसीक्यूज भी सारे सारे हो जाएंगे। अब इसने डिजीज क्या करनी है? अच्छा, मजे की बात, इसका दूसरा नाम, इसके 2 नाम है स्मॉल पॉक्स वायरस के। वेरियोला वायरस इसको कहते हैं, ठीक है, वेरियोला वायरस। अब इसने जो डिजीज करनी है उसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स। सिंपल सी बात है, एक वाहिद डिजीज है इस अर्थ पे जो अब खत्म हो चुकी है, अब नहीं पाई जाती। वो क्यों, वो भी बताता हूँ। अच्छा, डिजीज इज अ स्मॉल पॉक्स, ठीक है। इरेडिकेशन हो चुकी है। अब इरेडिकेशन क्यों हुई है? क्योंकि इसकी एक सिंगल सीरोटाइप है, वन सीरोटाइप, इट हैज वन सीरोटाइप। तो जब अवाम ने इसके खिलाफ वैक्सीन बनाई, तो एक सीरोटाइप के खिलाफ वैक्सीन बनाई, उस वैक्सीन ने सीरोटाइप को खत्म कर दिया, तो स्मॉल पॉक्स हमारा इस दुनिया से खत्म हो गया। अब जितने भी अदर वायरसेस हैं वो क्यों नहीं खत्म हो पा रहे? क्योंकि वैक्सीनेशन भी बनी हुई है कि वो अपने सीरोटाइप्स चेंज करते जा रहे हैं, या उनके एक से ज्यादा सीरोटाइप हैं और वो मॉडिफिकेशंस लेके, रेजिस्टेंस लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से वैक्सीन या ट्रीटमेंट उसको कुछ नहीं कह रही। जिस तरह इन्फ्लुएंजा है, ये भी हम पढ़ेंगे अभी अगले चैप्टर में, इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके ढेर सारे सीरोटाइप्स हैं, बहुत सीरोटाइप्स हैं। तो इसके लिए अगेंस्ट हम वैक्सीन बनाते हैं तो वो काम नहीं करती, तो इन्फ्लुएंजा अभी तक है यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड कंप्लीटली फ्रॉम दिस अर्थ, स्मॉल पॉक्स है। और क्यों खत्म हो चुकी है? क्योंकि अब उसके खिलाफ वैक्सीन आई हुई है और इसका एक ही सीरोटाइप था, अब हम पास्ट में यूज करेंगे। इसकी एक ही इसका सीरोटाइप था और उसके खिलाफ वैक्सीन बन गई थी, इसलिए हम इसको इरेडिकेशन हम कर चुके हैं इसकी। अब दूसरा इज द प्रॉपर्टीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट, ब्रिक शेप पार्टिकल्स है इसके। जैसे ईंट नहीं होती, इस तरह के रॉड शेप ब्रिक शेप पार्टिकल्स हैं। ये ब्रिक शेप पार्टिकल्स आ गया। डिस्क शेप, इसके अंदर एक कोर पाई जाएगी, डिस्क शेप कोर है और उसके बाहर एक इन्वेलप है, ठीक हो गया। ये इसका पार्टिकल है, इसकी तस्वीर है। ब्रिक शेप पार्टिकल्स, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो हमने बात की, डिस्क शेप कोर है विद इन अ डबल मेम्ब्रेन और ए लिपोप्रोटीन एनवेलप, ठीक हो गया। उसके बाद इसका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड क्योंकि वायरस रेप्लिकेट्स इट्स इन द साइटोप्लाज्म on its own and does not have access to the cellular DNA polymerase। इसका सेलुलर डीएनए पॉलीमरेज कौन का है? होस्ट का सेल। इस वायरस के पास होस्ट के सेल के आरएनए पॉलीमरेज तक पहुंचने के लिए एक्सेस नहीं है, तो इसको रेप्लिकेशन करने के लिए इसके पास अपना जो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये रेप्लिकेट कर लेता है, ठीक है।
अब इसकी ट्रांसमिशन एंड एपिडेमियोलॉजी की अगर बात करूं, इसके दो रूट्स हैं ट्रांसमिशन के, एक रेस्पिरेटरी एरोसोल्स है और एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्किन लीजन्स है कि इसने स्किन लीजन्स भी कॉज करनी है, तो इसलिए उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या रेस्पिरेटरी एरोसोल्स, ये इसके दो रूट्स हैं। व्हाट इज द पैथोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर यूक्यू आएगा तो इसका ही आएगा पैथोजेनेसिस का, स्मॉल पॉक्स का। और ये बहुत अच्छी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, पेपर अगर आए तो आप एज इट इज ये भी उतार देना इसी फ्लो चार्ट में, तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि इसने ट्रांसमिशन होना है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू एरोसोल्स के अंदर, तो ये कहाँ सबसे पहले पहुंचेगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, वहां पे चला गया और लोकल लिम्फ नोड में चला गया, वहां पे जाके इसने रेप्लिकेशन की और वहां से फैलना शुरू किया, ब्लड में पहुंच गया, फौरन ब्लड में गया। इस स्टेज को प्राइमरी वायरीमिया कहते हैं, जो कि किसी और जगह पे जाने से पहले सबसे पहले ब्लड में आया है, कहीं से भी जहां से वो आया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहले पहुंचा, वहां से ब्लड में आया, तो इसको प्राइमरी वायरीमिया कहेंगे। ब्लड के थ्रू ये गया इंटरनल ऑर्गन्स में, हर जगह फैल गया, दोबारा इंटरनल ऑर्गन से सपोज ब्लड से ये गया लिवर में, किडनी में, गट में, वहां से फिर वो ब्लड में इंटर हो गया। ठीक है, फिर ब्लड में इंटर हुआ है दोबारा, अब ये घूम फिर के कहीं और से ब्लड में आ रहा है, तो वो सेकेंडरी वायरीमिया कह लेंगे। ब्लड के थ्रू अब जाके स्किन के पास आया है, स्किन के ऊपर आके अब इसने कराई है रैश। जब तक रैश अपेयर नहीं होती, ये सारा इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर काम हो रहा था, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आ रहे थे, कुछ भी पता नहीं था पेशेंट को, इवन के पेशेंट को ये भी नहीं पता कि मेरे अंदर वायरस आ भी चुका है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को याद ही नहीं होगा उसको कांटेक्ट उसके साथ किसी का हुआ था कि नहीं हुआ था, या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के उसके अंदर आए थे कि नहीं आए थे। तो जैसे स्किन के अंदर आया, रैश अपेयर हुई, तब उसका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हुआ और तब हमारे सिम्टोमेटिक स्टेज स्टार्ट हुई, तब पता चला कि हमें स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हो चुका है। अब स्किन के ऊपर रैश क्यों बनती है, ड्यू टू दो वजह से, एक तो स्किन सेल्स के अंदर वायरस एप्लीकेशन हो रही होती है, दूसरा ये कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, जो हमारे CD8 पॉजिटिव सेल्स होते हैं, वो जब उन सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं जिसके अंदर वायरस पार्टिकल्स पड़े होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, फिर वो रैश वहां पे बनती है। ठीक हो गया, तो रैश क्यों होती है, डैमेज बाय द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अटैकिंग द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक हो गया, ये बात समझ आई, ये रैश अपेयर हो गई, यहाँ की पैथोजेनेसिस की बात, ये आप बुक से पढ़ेंगे, सारी की सारी यही लिखी हुई है यहाँ पे पैराग्राफ में, जो कि मैंने एरो में बना के आपको समझा दी है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स बच्चे हर वायरस की आपने इसी तरह पढ़ने हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसके भी वैसे जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड आएगा, प्रोड्रोमल सिम्टम्स आएंगे, फिर रैश आएगी। इंक्यूबेशन पीरियड का 7 to 14 डेज का आता है, जिसमें कुछ पता नहीं चल रहा होता इन्फेक्शन हुआ ये नहीं हुआ, और उसमें ये सारी स्टेजेस हो रही होती हैं। फिर प्रोड्रोमल स्टेज आता है, प्रोड्रोमल सिम्टम्स आते हैं जिसमें आपको फीवर आएगी, मलेज होगा, जस्ट इतने सिम्टम्स, जर्नल से सिम्टम्स को कहते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम्स आएंगे। प्रोड्रोमल सिम्टम्स क्या होते हैं, दोबारा बता देता हूँ, वही सिम्टम जो किसी भी डिजीज को डिफाइन नहीं कर रहे होते कि भाई इस वाली डिजीज की है तो इस वाली डिजीज में है, ये जनरल बॉडी सिम्टम्स होते हैं, जो जिस तरह बॉडी अगर एक बीमारी में जाने वाली है, उसको हल्के सुस्ती आएगी, बुखार चढ़ेगा, लिखार्जी आएगी, ये वो सिम्टम्स होते हैं। फिर आ जाती है रैश। अब रैश जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक रैश है, जो कि चिकन पॉक्स की इस तरह की नहीं थी, इसकी किस तरह की रैश है, इसकी सबसे पहले फेस और एक्सट्रीमिटीज पे शुरू होगी और वहां पे ज्यादा बदतर होगी, फिर वो फैलेगी ट्रंक पे, दरमियान पे आएगी बॉडी के, और वहां पे इतनी सिवियर नहीं होगी। ठीक है, अगर ये ऑर्गेनिज्म में बनाता हूँ, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म अगर मैं बनाता हूँ, तो पहले जो है उसके फेस पे रैश आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, फिर इस दरमियान की तरफ जाएगी। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये एक एमसीक्यू पॉइंट, ये एक एमसीक्यू पॉइंट, इसकी रैश कहाँ पे ज्यादा सवीर होती है और कहाँ पे पहले आती है। ठीक है, ये अब इसके क्लिनिकल फीचर्स में जैसे ही पढ़ेंगे, ये सारी बात वही है कि इंक्यूबेशन पीरियड है 7 to 14 डेज का, उसके बाद प्रोड्रोमल सिम्टम्स है, उसके बाद रैश है जो कि वर्सन फेस एंड एक्सट्रीमिटीज है, और उसकी सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये जो स्टेज है ना, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, वहाँ पे देख लें कि इसकी जो रैश है ना बच्चे, कुछ स्टेजेस से गुजरती है। सबसे पहले आपके मैक्यूल्स बनेंगे, पप्यूल्स बनेंगे, फिर वेसिकल्स बनेंगे, फिर पस्ट्यूल्स बनेंगे, एंड फाइनली क्रस्ट बन जाएंगे 2 to 3 वीक्स। ठीक है क्या, टेबल में इसकी जो अपीयरेंस होती है वो किस तरह थी, पस्ट्यूल्स लिखे हुए थे। ठीक है, पस्ट्यूल्स होते हैं। लैब डायग्नोसिस भी यूक्यू आता है जब भी आएगा पेपर में, और पैथोजेनेसिस। अच्छा, लैब डायग्नोसिस दो ही है सिर्फ और सिर्फ, एक तो आपने वायरस को कल्चर के अंदर ग्रो करवा के देख लो, दूसरा ये कि जो वेसिकल फ्लूइड है, जो छाला बनेगा, उसका जो फ्लूइड उसके अंदर होता है, उसके अंदर वायरस के एंटीजेंस होते हैं, उनको इम्यूनोफ्लोरेसेंस से आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस से आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको मैंने बार बार हर वीडियो में बताया है,
उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हर रट्टा मार लो कि वायरस को आपने क्या करना है, सेल कल्चर्स में ग्रो करवाना है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, डिटेक्टिंग द वायरल एंटीजेंस इन द वेसिकुलर फ्लूइड बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ठीक हो गया। तो ये है स्मॉल पॉक्स वायरस। जितना बताया उतना ही आपने याद करना है। प्रॉपर्टीज को उसके हवाले से देख लो आप लोग, ठीक है। ट्रांसमिशन के 2 रूट्स बताए हैं मैंने, वो देख लो। पैथोजेनेसिस का फ्लो चार्ट आपको मैंने ये बताया है, रिपीट करके पीछे रिवाइंड करके दोबारा सुन लो। यही आपका पैथोजेनेसिस का रूट आएगा। और क्लिनिकल फीचर्स की 3 स्टेजेस हैं, रैश के सिम्टम्स हैं, और लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस क्या है, सिर्फ 2 ही है। क्या भला, कि एक आपने वायरल कल्चर जहां आपको कुछ याद नहीं आ रहा, आपने वायरल कल्चर लास्ट में ऐड कर देना है। दूसरा, डिटेक्टिंग द वायरल एंटीजेंस, डिटेक्टिंग वायरल एंटीजेंस। ठीक हो गया, बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस। बस, ओके जी।